गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चालू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा था ब्रैंकियल सैक के पार्ट्स रह गए थे, जिसमें सबसे पहला था ब्रैंकियल सैक का ट्रेबिकुली, है ना। तो ट्रेबिकुली कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ट्रेबिकुली होता है जनरली ब्रैंकियल सैक, इतना बड़ा क्या है? ब्रैंकियल सैक है। इस ब्रैंकियल सैक की इंटरनल सरफेस पर यानी आंतरिक दीवार पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसके अलावा इसकी आउटर सरफेस पर, ये जो पूरी क्या नाम ब्रैंकियल सैक है, इसकी आउटर सरफेस पर क्या नाम बहुत सारे हॉलो स्ट्रैंड्स पाए जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली। कहाँ पाए जाते हैं? इसकी आउटर ब्रैंकियल सैक की आउटर सरफेस पर हॉलो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जिन्हें अपन कहते हैं ट्रेबिकुली। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेबिकुली। ये पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसकी वो पहले बता चुकी हूँ। ट्रेबिकुली ब्रैंकियल सैक का पार्ट्स है, ठीक है। और इस ट्रेबिकुली के द्वारा ये जो ब्रैंकियल सैक है वो मेंटल से जुड़ी हुई रहती है। इस ट्रेबिकुली में ब्लड की सप्लाई होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्रैंकियल सैक का दूसरा पार्ट, जिसे अपन कहते हैं डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना जो होती है वो ब्रैंकियल सैक की छत बनाती है। फर्स्ट कौन बना रहा है? एंडोस्टाइल। और छत कौन बनाता है? डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना ब्रैंकियल सैक की छत बनाती है ना। और इसका एक पार्ट इस पेरिफेरेंजियल पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा पार्ट इसका किससे अटैच है? ये ओइसोफेगस से अटैच रहता है। समझ गए? डॉर्सल लेमिना का एक पार्ट तो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से यानी पश्च पेरिफेरेंजियल बैंड से, और दूसरा पार्ट इसका ओइसोफेगस से अटैच रहता है। क्लियर है? इसको कहते हैं डॉर्सल लेमिना, ठीक है। अब डॉर्सल लेमिना क्या अंदर वाला वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि डॉर्सल लेमिना में बहुत से इसकी इंटरनल सरफेस, ये डॉर्सल लेमिना दिख रही है आपको, है ना। और इस डॉर्सल लेमिना की अंदर वाले भाग पर ये दिख रहा है ना, वेंट्रल सरफेस ब्रैंक वो डॉर्सल लेमिना की एक बार इसकी जो लेमिना की जो वेंट्रल सरफेस होती है ना, इसकी वेंट्रल सरफेस पर ब्रैंकियल सैक की कैविटी में, ये पूरा ऐसे समझ लो ये ब्रैंकियल सैक है ना, तो ब्रैंकियल सैक की कैविटी में बहुत सारे लगभग 20 से 30 लैंग्वेट्स होते हैं। जीभ के समान संरचना, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेट्स। ये लैंग्वेट्स कहते हैं। ये राइट साइडेड मुड़े हुए रहते हैं, यानी दाहिनी तरफ मुड़े हुए रहते हैं, और क्या बनाते हैं? एक खांच और ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ग्रुप होती है ना, एक खांच और ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे होकर के इस ग्रुप से होकर के भोजन कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में जाता है। तो क्लियर हुआ डॉर्सल लेमिना। अब पढ़ेंगे एंडोस्टाइल। ये देखो एंडोस्टाइल, है ना, ये एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल क्या बनाती है? देखो ये पूरा एंडोस्टाइल, ये लिखा हुआ है नाम एंडोस्टाइल। ब्रैंकियल सैक का फर्श कौन बनाता है? एंडोस्टाइल। कौन बनाता है? एंडोस्टाइल बनाता है ब्रैंकियल सैक का फर्श। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ब्रैंकियल सैक के मिड वेंट्रल पार्ट में, मिड वेंट्रल भाग पर एक खांच होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एंडोस्टाइल। क्लियर है? और ये भी एक तरफ से किससे जुड़ी हुई है? पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से, और दूसरी तरफ ये भी किससे जुड़ी है? ओइसोफेगस से अटैच रहती है। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं एंडोस्टाइल का टीएस। कैसा दिखता है इसका टीएस, है ना, ये टीएस, ये दिख रहा है आपको एंडोस्टाइल का टीएस। एंडोस्टाइल जो होती है इसमें 5 सीलिएटेड खांच होती है, जिनमें से 2 पेयर में होती है। देखो, एक 1 पेयर और दूसरा ये 2nd पेयर, और बीच वाला मीडियन जो पार्ट होता है, मीडियन में जो सीलिएटेड ग्रुप होती है वो क्या होते हैं? उसके सीलिया लंबे होते हैं। 2 तो पेयर में होती है, ये देखो 1 पेयर और 2nd पेयर, और जो 5वां होता है यानी 5 इसके अंदर एंडोस्टाइल में 5 सीलिएटेड खांच होती है, जिनमें से एक मध्य में होती है, मिडिल में प्रेजेंट होती है, जिसे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया कहते हैं, जो कि अन्य सीलिया के अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है। बाकी 2 पेयर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल 5 हो गई ना, 1 2 3 4 और 5, जिसमें से मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। क्लियर? ये जो 5 सीलिएटेड क्या नाम है, सीलिएटेड कतारें थी या रोज थी, ये क्या कहती है? 4 श्लेष्मा स्रावित करने वाली ये एपिथेलियम से एकांतर क्रम में सेपरेट होती है।
ये 5 तो ये है, और ये पांचों के पांचों 4 म्यूकस सीक्रेट करने वाली, ये म्यूकस सीक्रेट करती है, ये म्यूकस सीक्रेट देखो, पहले सिलेटेड फिर म्यूकस सीक्रेट करने वाली, फिर सिलेटेड फिर म्यूकस सीक्रेट करने वाली। तो ये जो सिलेटेड खांचे जो रोज थी वो 4 यानी 4 म्यूकस स्त्रावित करने वाली, श्लेष्मा स्त्रावित करने वाली सेल्स के एकांतर क्रम में या अल्टरनेट प्रेजेंट होती है। यानी सिलेटेड फिर जो म्यूकस स्रावित करने वाली ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर सिलेटेड फिर म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल। इस तरीके से ये जो 4 म्यूकस स्रावित करने वाली सेल्स के साथ एकांतर क्रम में प्रेजेंट होती है। मध्य के जो सीलिया होते हैं वो सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये जो एंडोस्टाइल थी ना, ये एंडोस्टाइल जिसको अपन कहते हैं मिड वेंट्रल खांच है ना, मिड वेंट्रल ग्रूव जिसको कहते हैं, ये जो एंडोस्टाइल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके समान है, ये थायराइड ग्लैंड के समान होती है। ये किसके समान होती है, ये थायराइड ग्लैंड के समान होती है। थायराइड तो जो भी हायर कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उन हायर कोऑर्डिनेट में किसके समान है, थायराइड ग्लैंड के समान होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लियर। अब आया नेक्स्ट ऑइसोफेजियल एरिया। ऑइसोफेजियल एरिया कौन सा है, देखो ये दिख रहा है आपको ऑइसोफेजियल एरिया, ये मेरे थोड़ा डायग्राम ये दिख रहा है ऑइसोफेजियल एरिया, दिस वन इज ऑइसोफेजियल एरिया, ये है ना। तो ब्रैंकियल सैक का, ये पूरा एक ब्रैंकियल सैक होता है, इसका पोस्टीरियर पार्ट एक छोटा जो वृत्ताकार होता है ना। ये पूरे ब्रैंकियल सैक का जब अपन देखते हैं तो उसका पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, छोटा होता है और सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, जिसे इस एरिया को अपन क्या कहते हैं, ईसोफेजियल एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेजियल एरिया कहते हैं। इस एरिया में 2 मुड़े हुए लिप्स हैं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, 2 मुड़े हुए लिप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, 2 चौड़े और मुड़े हुए, एक तो ये रहा और एक दूसरा ये रहा। तो 2 मुड़े हुए लिप्स होते हैं जो कि किसको घेरे हुए रहते हैं, ये ईसोफेजियल ओपनिंग को घेरे हुए रहते हैं। तो क्या बताया अपन ने कि ईसोफेजियल एरिया चौथा पार्ट था ना किसका, ब्रैंकियल सैक का। तो ब्रैंकियल सैक के पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक ईसोफेजियल सर्कुलर ईसोफेजियल एरिया पाया जाता है, एक वृत्ताकार ईसोफेजियल एरिया पाया जाता है, जिसमें 2 मुड़े हुए, ये देखो इस तरीके के दिख रहे हैं, 2 मुड़े हुए ईसोफेजियल लिप्स होते हैं जो किसको घेरे हुए रहते हैं, ईसोफेजियल ओपनिंग को घेरे हुए रहते हैं। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, यहाँ पे कोई स्टिग्मेटा नहीं होते। तो ये तो पूरा पार्ट हुआ बच्चों किसका, ब्रैंकियल सैक का। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑइसोफेगस, है ना, ये रही आपकी ऑइसोफेगस, ये दिख रही है आपको डायग्राम में, है ना, ये क्लियर है डायग्राम से। ऑइसोफेगस ये ऑइसोफेगस होती है। ब्रैंकियल सैक का पोस्टीरियर पार्ट किसमें खुलता है, ये पोस्टीरियर पार्ट किसमें खुलेगा, एक चौड़ी दिख रही है ना, ब्रॉड मोटी दीवार वाली थिक वॉल्स वाली नलिका में खुलता है। तो ब्रैंकियल सैक का पोस्टीरियर पार्ट एक थिक मुड़ी हुई नलिका है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलता है, थिक ब्रॉड स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑइसोफेगस। और जनरली इसकी दीवार में भी, इसकी वॉल्स में भी 4 सीलिएटेड ग्रुप प्रेजेंट होती है बच्चों, इस तरीके की इसमें भी ग्रुप प्रेजेंट होती है, इस तरीके की, ये इस तरीके से इसमें 4 सीलिएटेड ग्रुप प्रेजेंट होती है ना, ये 1 2 3 और 4, ये 4 सीलिएटेड ग्रुप प्रेजेंट होती हैं जो कि भोजन को क्या करती हैं, ये फूड को गुजरने का मार्ग देती है, यानी फूड आगे सीलेटेड पार्ट से आगे की तरफ जा सकता है, इससे इस सीलेटेड पार्ट से। इसमें 4 सीलेटेड ग्रुप प्रेजेंट होती हैं। इस फूड के अंदर ईसोफेगस की इंटरनल जो वॉल देखते हैं ना बच्चों, उस इंटरनल वॉल में क्या प्रेजेंट है, इस इंटरनल वॉल में 4 सीलेटेड ग्रुप्स या क्या नाम है, खांच बोलते हैं जिसको, सीलेटेड खांच होती हैं जो कि फूड को आगे भेजने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट पार्ट आया कौन सा है, ईसोफेगस के बाद अपने को मालूम है स्टोमक, है ना, जो आपको मालूम है ये ईसोफेगस से ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ तक चौड़ा वाला पार्ट है। और इसमें क्या होता है, इसमें फूड का सबसे पहले आपको मालूम है वो स्टोमक के अंदर भोजन का पाचन होता है, भोजन का संग्रह होता है, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों काम कौन करता है, स्टोमक, भोजन का पाचन और संग्रह, पूरा काम। तो अब
इसकी जो इंटरनल दीवार है, किसकी, स्टोमक की जो अंदर वाली जो दीवार होती है वो अंदर से स्मूथ होती है, चिकनी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, ब्रांच्ड पाइलोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोमक के अंदर, है ना, ये पाइलोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और स्टोमक के एक तरफ तो लिवर का राइट लोब होता है और एक तरफ लिवर का लेफ्ट लोब प्रेजेंट होता है, आगे ना समझे। और स्टोमक फिर किस में खुलेगा, इंटेस्टाइन में। लेकिन याद रखो स्टोमक के दोनों तरफ संवर्णी, जिसको आप स्फिंक्टर्स बोलते हो, ये स्टोमक के दोनों तरफ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो उसको स्टोमक कहते हैं, आगे ना समझे। और इसमें दोनों, इसके स्टोमक के इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर्स या संवर्णी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हुआ स्टोमक। अब इसके बाद इतनी लंबी आपको क्या दिख रही है, इंटेस्टाइन, ये दिख रही है ना इंटेस्टाइन, ये देखो, ये देखिए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कैसी शेप में दिख रही है बच्चों आपको, एक यू आकृति की, यू शेप में होती है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें देखो एक कौन सा पार्ट होता है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाला पार्ट तो डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाला पार्ट इसका असेंडिंग लिम्ब होता है। जो दूर वाला होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आरोही भुजा, और जो पास वाली होती है उससे बोलते हैं क्या नाम है, अवरोही भुजा, है ना। तो इसमें जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन यू शेप में होती है, जिसके दूरस्थ वाले पार्ट को हम आरोही भुजा यानी असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के कैसा शेप देती है, यू शेप देती है, आगे समझे। और इसका ये जो यू शेप पार्ट होता है वो किसको घेरे हुए रहता है, वो घेरे रहता है गोनेड्स को। किसके घेरे हुआ है, देखो ये इंटेस्टाइन किसको, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, डिसेंडिंग लिम्ब, यानी समीपस्थ भाग डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है, और इसका डिस्टल एंड कौन सा कहलाता है, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, यू शेप देते हैं। और इसका ये जो यू शेप होता है वो किसको घेरे हुए रहता है, गोनेड्स को घेरे हुए रहता है, ठीक है, लेफ्ट गोनेड्स को। कौन सी गोनेड्स को, लेफ्ट गोनेड्स को। अब लास्ट आया आपका रेक्टम, ये दिख रहा है आपको, रेक्टम दिख रहा है ना, ये रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम। तो इंटेस्टाइन का पोस्टियर पार्ट एक छोटी सी नैरो स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम। और इसकी भी अंदर वाली वॉल्स कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। और ये एनस के थ्रू किसमें खुलेगा, बाहर क्लोएका से होता हुआ खुला रहता है। एनस जो होता है ये 4 किसके द्वारा घिरा हुआ है, लिप्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। एनस खुद 4 लिप्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और जो रेक्टम होता है, रेक्टम की अंदर वाली दीवार भी कैसी होती है, सीलेटेड एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, जो कि बाहर की तरफ क्लोएका के थ्रू एनस में खुलता है। और एनस खुद 4 लिप्स से सराउंडेड है। अब अपन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें पाई जाती है बच्चों, देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सी ग्लैंड, ये लीवर, है ना। ये कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, ये लीवर की है। ये कौन सी है, लीवर। लीवर अपने को मालूम है, हर्डमानिया में जो लीवर था वो एक डार्क कलर की, गहरे डार्क ब्राउन, ये लीवर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीवर का स्ट्रक्चर है। तो हर्डमानिया के अंदर लीवर, देखो ये स्ट्रक्चर आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें ये रहा लीवर, है ना। तो इसमें कैसे कलर का होता है लीवर, जनरली ब्राउन कलर का होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब है ना इसमें, एक तो राइट लोब होता है ना, और एक होता है लेफ्ट लोब। तो ये दोनों, इसमें एक बड़ा वाला जो लोब होता है, इतना बड़ा जो दिख रहा है वो आपको लेफ्ट लोब दिखाई देता है, और राइट वाला लोब कैसा होता है, छोटा सा लोब होता है, ठीक है, जो कि स्टोमक के दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो स्टोमक के दोनों तरफ लीवर क्या है, स्टोमक के दोनों तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, जिसमें से लेफ्ट लोब बड़ा है और राइट लोब छोटा होता है, ठीक है। अब ये जो लिवर होता है, जब अपन इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो किसका, स्टोमक का तो अपने को लिवर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो लिवर के में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स से बनी, दिख रही है ना आपको, इतने सारे ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बनी हुई रहती हैं, जो किस में धसी हुई रहती है, वो कनेक्टिव टिश्यू के बने मैट्रिक्स में धसी हुई रहती है। किस में धसी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए मैट्रिक्स, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इतनी सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के बने मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती हैं या धसी हुई रहती हैं, और इनके बीच बीच क्या प्रेजेंट है, ब्लड साइनो, रुधिर पात्र जिसको आप कहते हो, है ना, ब्लड साइनो प्रेजेंट होते हैं। ये सारी ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, आपस में मिलकर के मिल जाती हैं, और क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं 10 से 12, क्या बनाती हैं,
10 से 12 हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, है ना। क्या बनाती हैं? 10 से 12 कौन? ट्यूब्यूल्स। लिवर की जो इतनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? 10 से 12 हेपेटिक ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स है ये किस में खुलेगी बच्चों? ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये स्टोमक के अंदर खुल जाती है। इस जो लिवर है, लिवर में क्या प्रेजेंट होता है? लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर क्या सीक्रेट करती है? लिवर सीक्रेट करती है, दिख रहा है आपको? हाँ, लिवर में क्या सीक्रेट करती है? लिवर में एंजाइम्स होते हैं। लिवर से के सीक्रेशन में कौन सा एंजाइम है? एक अमाइलेज, है ना, अमाइलेज एंजाइम होता है, और दूसरा प्रोटीएज एंजाइम होता है, और तीसरा लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? लिवर। लिवर क्या सीक्रेट करती है? अमाइलेज एंजाइम, प्रोटीएज और लाइगेज। अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगी, है ना, और जो लाइपेज, सॉरी लाइगेज नहीं, लाइपेज तो एंजाइम हो गया, सॉरी, है ना। प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करेगी, और लाइपेज जो होती है वो वसा का पाचन करती है, फैट का डाइजेशन करती है। क्लियर? तो ये कौन सी ग्लैंड हुई? ये हुई आपकी लिवर। अब नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? पाइलोरिक ग्लैंड। क्लियर? पाइलोरिक भी कहाँ खुल रही थी? आपको मैंने बताया था पाइलोरिक भी स्टोमक के अंदर वाले पार्ट पर ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच होती है, शाखित होती हैं, और ये सारी, ये भी सही सारी इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं पाइलोरिक ग्लैंड की, ये भी आपस में मिलकर के एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं। ये क्या बनाएगी? सारी ट्यूब्यूल्स, इसकी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं, और इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, है ना, किसकी? पाइलोरिक ग्लैंड की, ये कॉमन डक्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये एक कॉमन डक्ट बनाती है, ठीक है। एक संयुक्त वाहिनी जिसको आप कहते हो, वो कॉमन डक्ट बनाती है। और ये जो कॉमन डक्ट या संयुक्त वाहिनी होती है ये किसमें खुलती है? ये इंटेस्टाइन की, है ना, ये कॉमन डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन की प्रॉक्सिमल पार्ट में खुलते हैं, समीपस्थ भुजा में खुलती है, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट में खुलती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड, बच्चों एक चीज याद रखना, हार्डमानिया की जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो दो तरीके से काम करती है। एक तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की तरह कार्य करती है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की तरह कार्य करती है, ठीक है। और दूसरा ये किसकी तरह काम करती है? उत्सर्जी अंग, यानी उत्सर्जी अंग, है ना, उत्सर्जी अंग की तरह, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। तो कोई आपसे पूछे, बताइए हार्डमानिया का जो क्या नाम है, कौन सा पार्ट है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और अग्नाशय दोनों की तरह काम कर रहा है, यानी पैंक्रियाज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोनों की तरह वर्क कर रहा है? तो पाइलोरिक ग्लैंड है। क्लियर? अब नेक्स्ट बचा इनमें भोजन का डाइजेशन कैसे होता है ना, भोजन का डाइजेशन कैसे करते हैं। तो भोजन के डाइजेशन के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो हार्डमानिया है ना, हार्डमानिया में भोजन का डाइजेशन कैसे होगा? हार्डमानिया से फिल्टर फीडिंग है, फिल्टर फीड, सीलरी फीडर होता है जिसको आप बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। स्थानबद्ध है, पहले तो ये भोजन कैसा लेगा? स्थानबद्ध है भोजन लेने के लिए, और फिल्टर फीडर होता है, सीलरी फीडर होता है। इसके भोजन क्या है? इसका भोजन होता है, हार्डमानिया का भोजन होता है प्लैंकटॉन्स, छोटे छोटे जिसको आप बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी जंतु, प्लैंकटॉन, है ना, एल्गी, ये सब इसके फूड होते हैं। डायटम्स, ये सारे जितने भी सीलिएट जंतु एनिमल्स हैं वो उसके क्या है? फूड होते हैं। प्लैंकटन, सीलिएट, है ना, एल्गी वगैरह, ये इसके फूड होते हैं। अब ये क्या करता है? हार्डमानिया में अपने को मालूम है कि इसकी जो ब्रैंकियल सैक है, उस ब्रैंकियल सैक में बहुत सारे स्टिग्मेटा प्रेजेंट है। ये देखो, आपको स्ट्रक्चर से सारा मैं बताती जा रही हूँ पहले कैसे कैसे होता जाता है ना। ये देखो, ब्रैंकियल सैक में इतने सारे आपको ट्रांसवर्सली अरेंज स्टिग्मेटा दिख रहे थे, और स्टिग्मेटा की दीवार भी बच्चों कैसी थी? सीलिएटेड थी, है ना। अपन ने बताया था कि एक वर्गाकार फैसेट में 5 से 6 स्टिग्मेटा होते हैं, और इनकी दीवार कैसी होती है? सीलिएटेड होती है। ये फूड वाटर करंट प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगी? ये अपनी स्टिग्मेटा, अपने जो सीलिया है ना, उनकी सहायता से क्या करेंगी? वाटर करंट प्रोड्यूस करेगी। वाटर करंट प्रोड्यूस, तो पानी कहाँ आया? माउथ में गया, माउथ में जाएगा। इसके बाद इसके साथ साथ पानी, वाटर के साथ बहुत स्मॉल फूड पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं। भोजन के जो कण होते हैं ना, भोजन के छोटे छोटे कण हैं, वो वाटर के साथ इसमें अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। भोजन के कण जब ये भोजन माउथ में सोकर कहाँ पहुंचा?
फेरिंग्स में। फेरिंग्स में स्टिग्मेटा से होती हुई है, स्टिग्मा से होती है एट्रियम, और एट्रियम से एट्रियल कैविटी से होती है वाटर करंट बाहर निकल जाती है एट्रियल पोर के द्वारा। ब्रैंकियल, लेकिन अपने को मालूम है कि जो बकल कैविटी थी इसके आधार पर क्या थे, बकल टेंटाकिल्स क्या प्रेजेंट थे, बकल टेंटाकिल। और अपने को मालूम है बकल टेंटाकिल्स का काम क्या था, ये छलनी के समान काम करते, सी प्लेट के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी भोजन को छानने का कार्य करते, मालूम है ना अपने को। यानी लार्ज पार्टिकल को इधर ही रहने देते, स्मॉल पार्टिकल को अंदर जाने देते थे। ये महीन कणों को कहाँ जाने देंगे, इस ब्रैंकियल सैक के अंदर जाने देंगे। ब्रैंकियल सैक में फूड आएगा और ये नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के बाद अपने को मालूम है नीचे क्या है, एंडोस्टाइल। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि एंडोस्टाइल की दीवार कैसी है। एंडोस्टाइल में क्या थे, 5 तो सीलेटेड पद थे और 4 म्यूकस सीक्रेट करने वाले पद थे। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो भोजन क्या हुआ, जब ये फूड नीचे आया तो एंडोस्टाइल में क्या है, म्यूकस सीक्रेट कर रही है, तो ये म्यूकस से फूड क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा, है ना। और इसके फिर ये क्या नाम है, भोजन इसके एंडोस्टाइल से चिपक जाएगा। और एंडोस्टाइल में क्या था, सीलेटेड पद भी तो थे, तो उस सीलेटेड पद के द्वारा धीरे 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 ये फेरिंग्स के सारे ऊपर उठेगा और फिर कहाँ चला जाएगा, डोर्सल लैमिना पे। कहाँ चला गया ये फूड, यहाँ से चिपकता हुआ डोर्सल लैमिना पे चला जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। और फिर ये क्या होगा, जब धीरे धीरे ऐसे उठता हुआ जाएगा, है ना, कहाँ से, एंडोस्टाइल से, तो ये फिर डोर्सल लैमिना पे जाएगा, तो एक सिलेंड्रिकल कॉर्ड के रूप में हो जाएगा, मास जिसको कहते हैं ना, बेलनाकार सहती के रूप में भोजन चिपक इसमें चेंज हो जाएगा। और फिर ये कहाँ है, अपने को मालूम है कि डोर्सल लैमिना में क्या था, लैंग्वेट्स, तो उस लैंग्वेट्स के द्वारा ये भोजन को ये क्या दे देंगे, कॉर्ड का रूप दे देंगे, एक रस्सी का, और वो भोजन को कहाँ डाल देंगे, ओइसोफेगस में, है ना। अब अपने को मालूम है ओइसोफेगस से भोजन कहाँ जाएगा, स्टोमक के अंदर, पता है ना, स्टोमक। और यहाँ पर अपने को मालूम है स्टोमक में लिवर ग्लैंड प्रेजेंट थी और पाइलोरिक ग्लैंड। तो लिवर में कौन कौन से एंजाइम थे, 3 बताए थे ना, एक तो अमाइलेज जो स्टार्च का डाइजेशन करेगी, एक प्रोटीएज जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगी, और एक लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करेगी। आगे समझ में, इस तरीके से फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगी। अब इसके अलावा पाइलोरिक ग्लैंड से जो सीक्रेट सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पाइलोरिक ग्लैंड किसकी तरह काम कर रही थी, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की तरह। अब डाइजेस्ट फूड कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का काम क्या था, ये फूड को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। और इंटेस्टाइन के द्वारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर भोजन अनडाइजेस्ट फूड कहाँ गया बच्चों, इस रेक्टम में आ जाता है, और रेक्टम से होता हुआ एनस और बाहर, फिर एनस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, अपचित भोजन फिर एट्रियल पोर के द्वारा, पूरी बॉडी के अंदर होता है ना, एट्रियल पोर के द्वारा एकदम लगातार सडन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर। इसमें रिजर्व फूड क्या है, इसमें रिजर्व फूड होता है, ये क्या नाम है, स्टार्च के समान कार्ड होते हैं, स्टार्च पार्टिकल जो होते हैं वो रिजर्व फूड के रूप में रहते हैं। कौन से पार्टिकल, स्टार्च पार्टिकल्स, वो इसकी लिवर में, ओइसोफेगस में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में संग्रहित रहते हैं। तो एक चीज बस समझ में आई, तो जो हर्डमानिया होता है वो सीलरी फीडर होता है, तो इनकी जो सीलिया की गति के द्वारा फूड वाटर करंट आती है वो ब्रैंकियल ओपनिंग से बकल कैविटी में आती है, बकल कैविटी में फूड वाटर करंट के साथ फूड भी आते हैं, उस फूड के साथ जो फूड होते हैं इसके स्मॉल पार्टिकल्स तो अंदर एंटर हो जाते हैं, क्योंकि जो टेंटाकल्स है बकल टेंटिकल वो भोजन को छानने का काम करता है, लार्ज पार्टिकल ही रह जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल अंदर आ जाते हैं। अंदर आगे कहाँ आए, अंदर मतलब ब्रैंकियल सैक में, ब्रैंकियल फेरिंग्स में क्या है, ब्रैंकियल सैक में ये नीचे धीरे धीरे तली में बैठ जाएंगे, तली में बैठेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एंडोस्टाइल है, एंडोस्टाइल में 5 तो सीलेटेड पद होती है, सीलिया की गति करती है, और 4 म्यूकस का स्रावित करने वाली वो परत होती है, वो लेयर होती है जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में होती है। तो जो म्यूकस क्या करेगा, इस फूड को सान लेगा, यानी आपस में मत देगा, है ना, क्रंच वो उसको एक दूसरे से वो कर लेगा, मिला लेगा, और एक सिलेंड्रिकल मास के रूप में धीरे धीरे ये फूड किसके द्वारा ऊपर उठेगा, इसकी सीलिएटेड पाथ के द्वारा, लॉन्गिट्यूडिनल सीलिया थे ना उनके द्वारा धीरे धीरे फूड ऊपर की तरफ जाएगा सिलेंड्रिकल मास के रूप में, फिर वो जाएगा
डॉर्सल लैमिना में अपने को मालूम है इसकी वेंट्रल सरफेस से बहुत सारे लैंग्वेट्स निकल रहे थे ना इस तरीके से लैंग्वेट्स। तो उन लैंग्वेट्स की ग्रुप के द्वारा भोजन कहा जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के बाद भोजन जाएगा स्टोमक में भोजन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं लिवर की, तो वो क्या करेगी, एंजाइम सीक्रेट करेगी। कौन से, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैटी एसिड्स और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन का। और इसके अलावा इसमें पाइलोरिक ग्लैंड भी होती है जो कि बाकी का डाइजेशन करेगी। अब डाइजेस्ट फूड कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन क्या करेगी, फूड को अब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में सहायता करती है। फूड को अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। और अनडाइजेस्ट फूड जो होता है रेक्टम, और रेक्टम के सीलिएट पथ के द्वारा एनस, और एनस से होता हुआ फिर क्या हुआ, ये जो फूड यहाँ है ना, तो एट्रियल कैविटी की सडन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। क्लियर, ओके, थैंक यू।